बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका हमारा 7 हफ्ते के 3 दिन होता है। इन 3 दिनों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि आप तक वो तमाम तर उसूल, वो तरीक़ेकार, वो तमाम टिप्स एंड रेमेडीज़ पहुँचाएँ कि जिसको अपना कर आप सेहतमंद हो सकते हैं। सेहतमंद रहना क्यों ज़रूरी है और हमारी सेहत को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये हमारे टॉपिक्स होते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक पहुँचाएँ वो तमाम असूल, वो तमाम तरीक़ेकार कि जिनको आप अपनाकर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब जब सेहत के हवाले से बात आती है, बहुत सारे लोग अपनी सेहत को बहुत तवज्जो देते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, जो किसी बीमारी की आमद पे ही सेहत के हवाले से बात करना चाहते हैं या कंसर्न शो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों की सेहत पर बहुत तवज्जो देते हैं, कुछ अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कंसर्न होते हैं। तो इन तमाम तर अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये जान सकें कि हमें किस बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कितनी आगाही हमारे लिए ज़रूरी है और जो आगाही हम ले रहे हैं, जो अवेयरनेस हम तक पहुंच रही है, आया वो ऑथेंटिक भी है या नहीं। इसमें बहुत सारी जो है वो फर्दर हम देखते हैं कि चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है, अगर हम उस पर रोशनी डालें, उसके हवाले से आपको बताएं, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ इकसाम के जो मेडिकल टेस्ट हैं, जो कि मुख्तलिफ अमराज के लिए किए जाते हैं, उनकी आगाही क्यों ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इन मेडिकल टेस्ट को परफॉर्म करवाने के हवाले से हम बहुत हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, हम घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि अगर हमने ये मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करवाए तो खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाएगी, कोई बड़ी बीमारी निकल आएगी। अगर हमें मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा गया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि मेडिकल टेस्ट परफॉर्म होंगे, इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, ये आपके लिए ज़रूरी है, और उसके बाद ही जाके आपको कोई दवा दी जाएगी, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, तो यकीनन हमें इस अमल से गुजरना भी है। और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए भी हम अवेयरनेस हासिल कर सकें, इसकी भी हम जानकारी हासिल कर सकें। ये जो लोगों में एक खौफ है, ये जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्यों मेडिकल टेस्ट परफॉर्म कराएं, बज़ाहिर तो हम ठीक है, हमें किसी किस्म के मेडिकल टेस्ट परफॉर्म कराने की ज़रूरत नहीं है, शायद डॉक्टर ने हमें ऐसे ही ये लिख दिए हैं, हम इसी तरह से मेडिसिन लेंगे और ठीक हो जाएंगे। ये अमल किस कदर ख़तरनाक हो सकता है और वो कौन से अमराज हैं कि जिनकी तशख़ीस ज़रूरी है, जिनके लिए पहले तशख़ीसी अमल से गुजरना ज़रूरी है, उनकी मेडिकेशन जो है वो रुक जाती है जब तक डायग्नोसिस नहीं होता। ये जो डायग्नोसिस का अमल है, एक इंसान एक मर्ज़ में मुब्तला है, उसे कोई पेन है, उसे कोई तकलीफ़ है, उसे लग रहा है कि उसकी बॉडी में जो चेंजेस डेवलप हो रही हैं, उसके लिए उसे कंसर्न होना है, उसे कंसल्टेशन की ज़रूरत है। वो कंसल्टेशन के लिए तो जाता है, लेकिन जब उसके डायग्नोसिस के लिए उसको वो प्रिस्क्राइब टेस्ट कहा जाता है कि ये आप करवा के इसकी रिपोर्ट दिखाएं एंड देन मेडिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, वहाँ जो हमारा झोल है या वहाँ जो हमारी नेग्लिजेंस है, उसके हवाले से इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर राशिद जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो डायग्नोसिस का अमल जिसके हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ, आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है कि ये मुख्तलिफ अमराज में जब हम मुब्तला हो जाते हैं और इसके लिए जब मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने का कहा जाता है, तो ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी में एक खौफ व हरास है, एक हिचकिचाहट है, एक कन्फ्यूजन है, एक नर्वसनेस है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने इनवाइट किया। जहाँ तक डायग्नोसिस है जी, तो आज के दौर में अगर हम इस चीज़ को हम कंसिडर करें कि किसी भी या हमारी बीमारी से छुटकारे की जो बुनियाद है या जो बेस है, वो हमारी सही तशख़ीस है। और हम्म। ज जब तक हम अपनी बीमारी की सही तशख़ीस नहीं करवाते, तो हम अपने रिसोर्सेज़ भी ज़ाया करते हैं, अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं, और इसी तरह हम गलत किस्म के अद्वियात का इस्तेमाल करके मज़ीद अपने आप को मुश्किलात का शिकार करते हैं जी। जहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही है। अब डायग्नोसिस की जो अक़साम है इस वक़्त अगर हम देखें, तो डायग्नोसिस 2 तरह की है जी। एक आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और एक जो हम डायग्नोसिस समटाइम रूटीन में अपने मुख्तलिफ जो लाइफ़स्टाइल होता है, उस लाइफ़स्टाइल में रहते हुए हमें जनरली जो चेक करवाने चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें हमेशा उस वक़्त ज़रूरत होती है जी, कि जब हम किसी भी बीमारी में मुब्तला हों और क्लिनिकल बेसिस पे
जो हमारे फिज़िशियन हैं वो किसी किस्म का कोई डिसीज़न ना कर सकें या उनके लिए एक हुँ, कन्फ्यूज़न हो, एक शख़्स इस तरह की मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर करे जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की सिमिलर अलामात लगती हों, तो ये एक स्पेशलाइज़्ड लेवल पे जाके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। जबकि आम तौर पे जी। रूटीन में जो हमारी डेली लाइफ़ है, उसमें हमें जनरल डायग्नोसिस की हमेशा ज़रूरत रहती है। जी। हुँ, हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट किया, बड़ी अच्छी जानिब आपने इशारा किया। अब जब मैं ये बात करना चाहूँगी आपसे कि जैसे हम रूटीन लेवल की बात करते हैं कि रूटीन में हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद या साल में 1 मर्तबा कौन-कौन से मेडिकल टेस्ट परफ़ॉर्म कराएँ, और इसमें ज़रा थोड़ा-सा एज लेवल को भी डिस्क्राइब कीजिएगा? जी, बिल्कुल, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन है या मुख्तलिफ़ जो हमारी हेल्थ की एजेंसीज़ हैं या हेल्थ की अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ जो अब तक की तहकीकात हैं, उसमें जो हमारे पास डेटा मौजूद है, तो उसमें जो जनरल जो हमें जो टेस्ट करवाने चाहिए, जनरल प्रोफ़ाइल के नाम से भी जो है वो इस वक़्त अवेलेबल हैं जी मार्केट में। मुख्तलिफ रूटीन जी। टेस्टिंग के नाम पे भी हम उसको रूटीन टेस्ट का नाम भी हम देते हैं, इसी तरह बेसलाइन्स भी उसको कहा जाता है। तो ये हुँ, हुँ। तमाम वो टेस्ट हैं जो कि एटलीस्ट हर 6 माह बाद हर इंसान को आम तौर पे करवाने चाहिए। और ये जो है जी ये एक जी। प्रिवेंटिव अप्रोच है। देखिए हमारे यहाँ एक अच्छा। जो एक हमें सेंटेंस बुज़ुर्गों की तरफ से सुनाया जाता था बचपन में कि जी जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है और यकीन करें कि जब बिल्कुल। अ, हम हम एहतियात करना शुरू कर देते हैं और खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे, आगे लाइफ़ में हम जाके कोई इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि जिसकी अलामात हुँ। जब उसकी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो वो बीमारियाँ फिर ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। और सेम बिल्कुल अगर ऐसे ही है। इसी इन बीमारियों को हम इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज़ कर लें, हमें पता चल जाए, तो हम काफ़ी सारी मुश्किलात से और अपना जो टाइम हमारा ज़ाया होना होता है, हम उससे बच सकते हैं। अब इसमें जनरल बिल्कुल। प्रोफ़ाइल में कौन-कौन से टेस्ट आते हैं जी? आम हुँ, तौर पे हुँ। देखें, जो हमारी अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर सिस्टम रखे हैं, वो 7 सिस्टम रखे हैं। साँस का निज़ाम है, हमारे खून जी। बनने का निज़ाम है, हमारा खाने-पीने का निज़ाम है। तो ये इन इन तमाम जो ये हमारे सिस्टम्स हैं या जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है या जो हमारा करने के लिए आम तौर पर हमारे पास जर्नल प्रोफ़ाइल मौजूद होता है। जर्नल प्रोफ़ाइल में हम जी। अनीमिया चेक करवा सकते हैं हर 6 माह बाद। हम इसी हुँ, तरह हुँ। अपनी जो डायबिटीज़ या शुगर जो कि आजकल हर तीसरा शख़्स इससे जो है इसमें मुब्तला है, हम वो चेक करवाते हैं। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी, सी हुँ, ये हमें हुँ। लाज़मी करवाने चाहिए क्योंकि ये इस तरह की बीमारियाँ हैं जो कि बिल्कुल अंधी बीमारियाँ हैं और ये अचानक ही सही। फैलती हैं और अचानक ही फिर हमारे जिस्म में ये तबाही मचाना शुरू कर देती हैं। और इसी सही। तरह फिर हमारे पास एलएफटीज़ लिवर फंक्शन टेस्ट मौजूद है जी। लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक अब है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो अ, हमारा मैदा है ख़ुसूसन जो हम आजकल न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम फूड इस्तेमाल कर रहे हुँ, हैं, हुँ। अब ये जो फूड है या ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन हमारी उस तरह स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है जी, कि जिस तरह एक इंटरनेशनल बिल्कुल ऐसे ही है, स्टैंडर्ड्स ये हम सब मौजूद हैं। जानते हैं, ऐसे ही है। इवन दो कि हम हुँ। जो घर में भी जो हम जी, जो हम घर में भी जो हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा उसमें बदपरहेज़ी करेंगे, बहुत ज़्यादा हम खाना खाएँगे, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे या हम बिल्कुल जिस वक़्त हम डाइट पे चले जाते हैं, तो बिल्कुल हम जो रिक्वायर्ड हमारी बॉडी को जो मिकदार रिक्वायर्ड होती है, हम वो भी नहीं लेते जी। तो इसीलिए हुँ। हमें हर वक़्त जो है एक तो ज़हनी तौर पे इस चीज़ में तैयार रहना चाहिए कि जी खुदा ना ख़ास्ता अगर अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई मेडिकल कंडीशन हमारे साथ आती है, तो वो हमें जनरल प्रोफ़ाइल के ज़रिए पहले ही पता चल जाए। अच्छा इसमें मैं पता चल आपके जाती है या तवज्जो से इनिशियल लेवल पे अपने हम उसे नाज़रीन जान को सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। जैसे ये जनरल प्रोफाइल के हवाले से आपने इन डिटेल बताया कि इसमें कौन-कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और हर 6 महीने बाद ये करवाने ज़रूरी हैं। तो ये बताइए, अमूमी तौर पे तो ये कहा जाता था कि 30 साल से ज़ायद अफ़राद जो हैं, वो हर 6 महीने बाद ये जनरल प्रोफाइल के टेस्ट कराएँ। क्या 30 साल से कम उम्र अफ़राद को, टीनेजर्स को, बच्चों को भी ये टेस्ट परफॉर्म कराने चाहिए? लेकिन जो बच्चों का प्रोफ़ाइल है वो तो ख़ुसूसन वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट प्रोफ़ाइल। बच्चों के अंदर तो हमें जो चेक करना होता अच्छा। है जी, वो अनीमिया चेक करना होता है, कैल्शियम चेक करना है, फिर इसी तरह
उनका हम्म। विटामिन डी और ग्रोथ की चीज़ें हमने चेक करनी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम जो है वो मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करवाना क्यों ज़रूरी है इस पर एम्फेसिस करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। और जैसा कि हम अहम जाने बढ़ रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट से हम क्यों दूर भागते हैं। अगर हमें परफॉर्म करवाने का कहा जाता है तो वहाँ हम नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ ये मिथ बहुत कॉमन है कि ये गैर ज़रूरी है, इनको परफॉर्म करवाना ज़रूरी नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी इसमें मजीद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसको ख़त्म करने के लिए कितनी एफर्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने जनरल प्रोफाइल के हवाले से हमें बताया, तो अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि 30 साल से जायद के जो अफराद हैं उन्हें हर 6 महीने बाद ये जनरल प्रोफाइल के टेस्ट परफॉर्म करवाने ज़रूरी हैं। आप हमें ये बताइए, क्या 30 साल से कम उम्र अफराद और बिलखुसूस बच्चों को भी जनरल प्रोफाइल के टेस्ट परफॉर्म करवाने चाहिए? देखें जी, जो हाफ लॉन्गेविटी होती है, जो स्टैंडर्ड है दुनिया का, वो है हाफ लॉन्गेविटी। हाफ लॉन्गेविटी हम हम्म। 25 साल को 18 से 25 साल की एज को हम हाफ लॉन्गेविटी कहते हैं। एट द एज ठीक है। ऑफ हाफ लॉन्गेविटी जो है वो तो हमें लाजमी जो है अपना जनरल चेकअप वो हर 6 माह बाद लाजमी करवाना चाहिए। अच्छा, अगर खुदा ना हम्म। खास्ता फिर अगर हमारी फैमिली के अंदर खुदा ना खास्ता किसी कोई ऐसा मरीज पाया जाता है, जैसे टीबी है, हेपेटाइटिस है, या डायबिटीज के अगर पेशेंट मौजूद होते हैं, तो फिर जो पूरी फैमिली को जनरल टेस्टिंग की का एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, अब खसूसन जो ठीक। बच्चों में टेस्टों की जनरली ज़रूरत पड़ती है, वो तो होता है जी एनीमिया और कैल्शियम। उसमें उनमें हम आयरन डेफिशिएंसी बिल्कुल। चेक करते हैं, फिर इसी तरह विटामिन डी थ्री की हम्म। डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो देयर आर सम ठीक। डायग्नोस्टिक टेस्ट which are mandatory at in childhood life even। खसूसन ठीक है। ठीक बिलखसूस है। जो हम जिस वक्त हम देखते हैं कि जो ऐसे बच्चे के जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, या जिनको लर्निंग इश्यूज हम्म। हैं, लर्निंग या बहुत डिसेबिलिटीज हैं। पेल हो रहा होता है बच्चा। जी, या खुदा न खास्ता बच्चा फेल हो रहा होता है, या सम टाइम हम माँ जी। बाप ये देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात खाने पीने के हवाले से भी हम बच्चों को देखें कि खसूसन जब बच्चा कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करता है, तो जंक फूड जो हम्म। बच्चे इस्तेमाल करते हैं और मोटापे की तरफ चले जाते हैं, तो उनको हमें लाज़मी जो है उनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। और इस हवाले से हमें सही। लाज़मी तौर पे जो है जी, ऐसे बच्चों को तशख़ीस उनकी लाज़मी हमें करवानी चाहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बच्चों के हवाले से हमने बात की। इसके अलावा पैदाइशी तौर पे जब बच्चों के हम देखते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी है, या फिर बच्चे सही ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उसमें बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी है बच्चों के लिए? देखिए जी, अभी तो दुनिया काफ़ी एडवांस जा चुकी है। अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िलहाल हमारे मुल्क में इस तरह की टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद नहीं है। बट इस वक़्त दुनिया में प्री हम्म। नेटल डायग्नोसिस की तरफ दुनिया जा रही है जी। प्री नेटल डायग्नोसिस में क्या अच्छा। होता है कि अभी बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर होता है, और उसमें पूरे के पूरे जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको चेक कर लिया जाता है। सिमिलरली फिर हम इसी अच्छा। तरह जेंडर कन्फर्मेशन भी अब माँ के ब्लड से इस वक़्त पॉसिबल है। और उसमें सिंपल हमें जो है वो जो मदर ब्लड की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह उसमें मुख्तलिफ जो ट्राइसोमीज़ हैं, या मुख्तलिफ जो हमारे सिंड्रोम्स हैं, जैसे हमने व्यूअर्स ने अक्सर डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, क्लाइनफिल्टर बिल्कुल बिल्कुल। सिंड्रोम सुना होगा, एडवर्ड सिंड्रोम का नाम। इसी तरह ये मुख्तलिफ हम्म। ट्राइसोमीज़ हैं जो कि हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो हमेशा कोई भी इंसान सही। है जी, वो 3 तरह की बीमारियों से उसको वास्ता पड़ता है। या तो वो जेनेटिक डिजीज से ठीक। उसको वास्ता पड़ेगा, या मेटाबॉलिक किसी हम्म। किस्म की कोई बीमारी होगी, या इन्फेक्शियस डिजीज होगी। अब जितनी भी ठीक। जेनेटिक डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिजीजेज के लिए भी जो है फीटल का जो
ब्लड है। हम्म। इससे पहले जो था वो इन्वेजिव हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जिसमें फीटस का ब्लड लिया जाता था, जो जिसमें के अच्छा। बहुत ज्यादा चांसेस होते थे, या वो आप कह लें कि बच्चे के लिए बड़ा जो था वो बाज़ औक़ात खतरनाक साबित होता था, क्योंकि उसमें जो माँ के पेट में बच्चा हम्म। होता था उसकी जो हेड के अंदर जो वेन्स होती थी वहां से ब्लड लेके उसमें से हम टेस्ट करते थे। लेकिन इस वक्त जो है वो हम्म। दुनिया सेल फ्री डीएनए इस वक्त दुनिया में जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है जी। और पिछले 8-10 साल से ठीक है। हमारे पास काफी सारे यहाँ पेशेंट आते हैं इस्लामाबाद में, हम्म। और मेरे पास कराची से भी आते हैं। इवन आप ये कह लें कि कश्मीर से भी हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों से हमारे पास यहाँ आते हैं मेडिकल डायग्नोसिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो प्री नेटल डायग्नोसिस का, इसकी अफोर्डेबिलिटी का है। ख़ुसूसन इस सही। वक्त हमारे पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है, और अगर हम कोशिश भी करें कि ये जो प्री नेटल हम्म। डायग्नोसिस है इसको हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उसमें फिर हमारे जो हुकूमती पॉलिसीज हैं वो इतनी सख्त हैं, और उसमें टैक्सेस का इतना जायद जो है वो लगाए जाते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर है वो जब देखता है कि उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा महंगी होगी, तो वो फिर हम्म। कोई भी इस तरह काम नहीं करता। तो अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान चाहे और सब्सिडीज हों, हुकूमत हमें थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करे, तो यहाँ पाकिस्तान बिल्कुल। में भी पोटेंशियल है जी। हम लोग यहीं पे प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। बल्कि अभी तो अगर हम हम्म। मेडिकल सोशियोलॉजी को देखें तो पिछले दिनों जो दुनिया में सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजी का जो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का प्रॉब्लम आया है, वो सबसे बड़ा यही था कि ये जो हम्म। बच्चे खसूसन जेनेटिक डिसेबिलिटीज से पैदा होते हैं, जी जी ऐसी बिल्कुल। डिसेबिलिटीज से कि जो जो उनकी पैदाइश के बाद खुदा ना खास्ता फिर उनको उसका जो है उसका हल मौजूद नहीं होता। तो ये हम्म। एक किस्म का धरती पे बोझ होते हैं। इससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। तो क्यों ना इस हम्म। तरह की अप्रोचेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं कि अभी बच्चा माँ पहले के ही पेट में ही हो डायग्नोज उससे कर लिया जाए, पहले बड़ी अच्छी ही जानिब उसको। आपने इशारा किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं इसको इन डेप्थ और जानना चाहूंगी, कुछ ऐसे अमराज जो कि हम ये देखते हैं कि थोड़े से मेच्योर अफराद के अंदर आते हैं, डायबिटीज का हो जाना, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो जाना, या फिर कुछ कार्डियक इश्यूज जो डायग्नोज के बाद ही पता चलते हैं। अचानक बीमारी हमला करे तो हम जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम पहले आगाही और शऊर की बात करें कि हर 6 महीने बाद हमें मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए या एक जनरल फिजिशियन को हमने कंसल्ट करना चाहिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का भी फुकदान नजर आता है। तो हमें ज़रा ये बताइएगा, क्या एक जो है वो फिजिशियन के पास ही जाना ज़रूरी है, या फिर इसकी आगाही के लिए और अफराद भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं? देखें जी, जो जनरल डायग्नोसिस है, जनरल डायग्नोसिस के लिए तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए कोई लाजमी नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर को विजिट करें। जनरल डायग्नोसिस में तो जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में भी आपसे इस चीज़ का जिक्र किया कि हम अल्लाह ताला ने हमारे जो है 7 निज़ाम रखे हैं हमारे जिस्म के अंदर, और हमने उनको फोकस करना सही। होता है। और हम अगर उनको इनिशियल लेवल पे एक उनकी स्क्रीनिंग करते रहें टाइम टू टाइम, हम अपने लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड, इनका हम लेवल चेक करते रहें, ब्लड शुगर का हम इसी तरह चेक करते रहें लेवल, हेपेटाइटिस बी सी को हम खसूसन जो है फोकस करें, इसी तरह अनीमिया को हम चेक करते रहें। तो ये वो आपकी सही। मुख्तलिफ बेसिक लेवल के टेस्ट हैं कि जो आपके 7 निज़ामों के हवाले से हमें बताते हैं कि आया हमारी जो जिस्म का मशीनरी है वो सही फंक्शन कर रही है या नहीं। अगर एक छोटा सा मैं लिपिड प्रोफाइल की एक आपको यहीं पे मिसाल दूं, तो एक लिपिड प्रोफाइल जी के जी। अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स का भी पता चलता है। उसी लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक फिर पैरामीटर होता है जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल कहते हैं। तो सही। एचडीएल जो है वो सही। हमारी बेसिकली हार्ट की जो है वो कंडीशन बता रहा होता है। और फर्दर मोर फिर इसी तरह हमारा जो है वो चल रहा होता है, जो प्रॉब्लम फिर हमारे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इसमें शामिल आ जाती हैं। जो एलडीएल या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं उसमें फिर हमें सही। एक वो बैड कोलेस्ट्रॉल उनको हम कहते हैं, उस हवाले से भी फिर हमें अच्छा। जिस्म के मुख्तलिफ जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसका हमें पता चल सकता है। सिमिलरली जी यहाँ पे मैं सही। बल्कि एक आपको छोटी सी मिसाल भी देना चाहूँगा। आज से चंद साल पहले मेरे पास एक फैमिली आई, और दोनों मियाँ बीवी का जब हमने जनरल प्रोफाइल यहाँ परफॉर्म किया तो उनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था।
और हालांकि अच्छा, उनको किसी किस्म की कोई अलामत नहीं थी। फिर उस कोई सिम्टम्स नहीं थे, ठीक ठीक। वो तकरीबन 9 फैमिली मेंबर्स थे, तो बाकी जब 7 फैमिली मेंबर्स में हमने परफॉर्म किया तो आपको शायद यकीन ना आए कि उनमें से जो टोटल 7 के 7 फैमिली मेंबर्स थे वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हो चुके थे। तो फिर थोड़ा सा मैंने उस फैमिली पे हम्म। वर्कअप किया, और जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि वो पूरी की पूरी फैमिली जो है जी वो नेल कटर एक ही यूज कर रही थी पूरी फैमिली। हालांकि वो बड़ी अच्छी हम्म। जो थी, यहाँ एक हमारे एलीट क्लास से वो ताल्लुक रखते थे, बट पता नहीं अब उनकी मोहब्बत थी या क्या था कि वो पूरा घर जो था एक ही नेल कटर से अपने नाखून तराश रहा था। तो अब अच्छा, हम्म। जिस वक्त फिर उन्होंने डिफरेंशियल फिर हेपेटाइटिस सी की, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग के बाद फिर इसकी स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग या डिफरेंशियल डायग्नोसिस आती है। तो जब डिफरेंशियल बिल्कुल। डायग्नोसिस से उनको पता चला और उन सब ने इलाज करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 ईयर वो सब के सब रिकवर हो गए जी। अब आप अगर खुदा ना हम्म। खास्ता अगर उस फैमिली के 7 मेंबर उस वक्त डॉक्टर के पास जाते जब उनको अलामत आ चुकी होती, तो हेपेटाइटिस सी इटसेल्फ जो बिल्कुल, है तो फर्स्ट शायद इलाज बहुत मुश्किल हो जाता, सही। जी। अच्छा और डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हर इंसान इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता कि वो हर 6 महीने बाद ये जनरल प्रोफाइल टेस्ट जो है परफॉर्म करवा सके। तो कौन से ऐसे खुसूसी टेस्ट हैं, कोई दो चार ऐसे मेडिकल टेस्ट हमें बता दीजिए जो एक आम आदमी, जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जो है वो करा सकता है, अपने भी और अपने फैमिली मेम्बर्स के भी। देखिए उमा, 1 महीने में 30 दिन है, और अगर हम हम्म। 6 महीनों का देखें तो ये तकरीबन कोई हमारे एक 180 दिन बनते हैं। अगर हम 180 दिन के पर डे के हिसाब से भी ना 10 रुपए भी हम में से हर शख्स अपने लिए रखे, तो जो जिन टेस्टों का मैंने नाम बताया, तो ये 1500 से लेके 1800 तक परफॉर्म हो सकते हैं आम तौर पे भी। अच्छा, फर्दर मोर अगर आपके पास प्राइवेट लैब्स में या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाके तशखीस करवाने का नहीं है आपकी अफोर्डेबिलिटी, देन आप जो है वो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फिजिशियन की खिदमात ले सकते हैं। जनरल चेकअप जो है वो हर अस्पताल के हर मेडिकल ऑफिसर और हर फिजिशियन के ऊपर लाजिम है कि वो अपनी कम्युनिटी में जितने उनके अफराद रह रहे होते हैं उनको जनरली वो चेक करें। हम्म। ये हमारे कानून का हिस्सा है। और इसमें हम सही। फालतू चीजों पे और फजूल कामों पे इतना ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, तो वाई नॉट के हम अपनी जान या अपने जिस्म, क्योंकि देखें कल क़यामत को जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वो हमसे हमारे जान और जिस्म के बारे में भी, ये भी तो हमारे पास अमानत है ना जी, इसके बारे में भी तो बिल्कुल हमसे ऐसे ही है। सवाल किया जाएगा कि ये अमानत जब मैंने तुम्हें दी तो यकीन। तुमने मेरे साथ क्या वो किया। तो ये चीजें सही। जो हैं, ये अगर इसकी कोई इतने गैर जरूरी ये टेस्ट भी नहीं है, और इसमें ब्लड शुगर जो है, हेपेटाइटिस बी सी, ये तो हमें लाजमी जो है ना 6 माह बाद एटलीस्ट हमें ये दो करवाने तीन, चाहिए। और अनीमिया हमें अपना जो एच बी है, एच बी लेवल, ये 3-4 हम्म। किस्म के टेस्ट हमें हम्म। लाजमी करवाने चाहिए जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जाने मैं इशारा करना चाहूँगी, अमूमी तौर पे ये देखा गया है जनरल फिजिशियन के पास अगर आप विजिट करते हैं और कोई आम सी बीमारी थोड़ी सी अगर प्रोलॉन्ग हो गई है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, तो तब भी ब्लड कल्चर रिपोर्ट जो है वो मांगी जाती है, सीपी परफॉर्म करने का आम अल्फाज में कहा जाता है, या फिर यूरिन आर ई का टेस्ट ये करवाने का कहा जाता है। ज़रा इन दोनों मेडिकल टेस्ट के हवाले से बताइएगा, ये कितनी अहमियत के हामिल हैं और क्या एक आम इंसान भी ब्लड सीपी जो है वो खुद डिमांड करके करवा सकता है? अच्छा देखिए, नहीं जहाँ तक जो हमारे यहाँ जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं जो गैर ज़रूरी या अननेसेसरी जो टेस्टिंग डायग्नोसिस करते हैं, उसको तो बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे डिस्करेज करता हूँ। और इसमें बिलखुसूस जो डायग्नोस्टिक के जो प्रोफेशन के लोग हैं, चूंकि उनकी कोई मिली भगत शामिल है, तो वो भी एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि जो रिस्क है वो रब का वादा है, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि जो हमारी किस्मत में रिस्क है वो हमें मिलना है। और अगर हम इस तरह के रास्तों से अपनी रिस्क कमा के और फिर हम कहें कि हमारी रोजी हलाल है, तो ये मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अंधेरे में है जी। तो गैर जरूरी टेस्टिंग तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए और ना ही करवानी चाहिए। फर्दर मोर देखें, जो कोई भी प्रोफेशन है, जब आप किसी भी लैब में जाते हैं, आप कभी भी, मैं अपने व्यूवर्स को एक बता दूं कि कभी भी आप ब्रांड्स के सामने रख के आप मत जाएं कि जी हम फलां ब्रांड पे जा रहे हैं। अब एक जो है ना, डायग्नोस्टिक का फील्ड भी एक बहुत सही। बड़ा बिजनेस बन चुका है, और यहाँ पे हम
हम्म। हमारे यहाँ हमेशा कोशिश होती है, हम प्रेफर करते हैं कि जी ब्रांड से हम टेस्टिंग करवाएं। अच्छा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारी होनी चाहिए कि जब हम डायग्नोस्टिक किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे हम पैथोलॉजिस्ट को डायरेक्ट एक्सेस करें। हम वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट, अगर कोई रेडियोलॉजी का टेस्ट है, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह, तो रेडियोलॉजिस्ट को हमें करना चाहिए। हम्म। अगर इसी तरह कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखना है तो भी रेडियोलॉजिस्ट को। तो वहाँ मौजूद जो पैथोलॉजिस्ट या जो स्पेशलिस्ट जो इस फील्ड के हैं, हमें उनसे एक मरतबा लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। और ये भी आप ठीक यकीन है। कर लें कि किसी भी लैब में जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं, किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में आप किसी किस्म का कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वहाँ मौजूद हम्म। रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट वो कोई कोई फीस नहीं लेता किसी भी मरीज से मशवरे की। तो सम टाइम इवन दो, सही। अब मेरे अपने जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है तो उसको मेरी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लें। क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद हम्म। जो समझता हूँ कि उसके गैर जरूरी टेस्ट लिखे गए हैं, तो उसके डॉक्टर से फिर मैं डायरेक्ट इस चीज को डिस्कस करता हूँ कि जी आपने ये टेस्ट लिखे हैं। और इवन दो बाज सही। औकात इस तरह होता है कि जो क्लिनिकल साइड के डॉक्टर हैं, जो जिनका प्रोफेशन डायग्नोस्टिक का नहीं है, समटाइम मुझे काफी सारे क्लिनिकल साइड के जो डॉक्टर्स हैं, एमएच से, हमारे सीएमएच से, इसी तरह काफी सारे जो हम्म। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट, मुझे क्लिनिकल साइड से डॉक्टर्स कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन है, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है, तो हमें आप मशवरा दें। इसी तरह अननेसेसरी जो है ना टेस्टिंग, वो एडवाइस करेंगे। इसी तरह लोगों के रिसोर्सेज ज़ाया होंगे और लोगों का जो एतबार है मेडिकल फील्ड पे, जो एक प्रोफेशन जो है, इट्स अ सर्विसेज, इट्स नॉट अ बिजनेस। तो फिर बिल्कुल। हमारे यहाँ इसी तरह लोग डिस्करेज होंगे, इसी तरह लोग भागेंगे, डरेंगे कि जी ये टेस्टों के बिल्कुल। फिर उस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम जो है वो मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करवाना क्यों ज़रूरी है इस पर एम्फेसिस करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। और जैसे कि हम अहम जाने बढ़ रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट से हम क्यों दूर भागते हैं। अगर हमें परफॉर्म करवाने का कहा जाता है तो वहाँ हम नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ ये मिथ बहुत कॉमन है कि ये गैर ज़रूरी है, इनको परफॉर्म करवाना ज़रूरी नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी इसमें मजीद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसको ख़त्म करने के लिए कितनी एफर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा नियत डॉक्टर नहीं। साहब, हमारे यहाँ ये कॉमनली भी एक मिथ पाई जाती है कि लोग ये डरते हैं अगर उन्हें कोई मेडिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो वो कहते हैं नहीं कोई बड़ी बीमारी निकल आएगी तो हमें ये नहीं कराना, हमें ऐसे ही दवा दे दें। ये अमल किस कदर खतरनाक हो सकता है? देखिए जी, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। ये एक हमने अपने जो है ना हवास के ऊपर एक इसको सवार किया हुआ है कि खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, ऐसे ही अगर है। अगर उसी बीमारी को आगे चल के हम खुदा ना खास्ता उन बीमारियों की वजह से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं कि हमारी सारी की सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, तो क्या फिर वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा? क्या हम इस चीज को काबिल कबूल करेंगे कि जब हम चारपाई से या अपने बेड से उठें या हम वॉशरूम तक जाएं तो हमें दो लोगों का सहारा लेके जाना पड़े? तो महज हम जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं हम उनको ही सामने रख लें और इस चीज को सोचें, सही। तो मेरे ख्याल में तो ये फिर खुद ब खुद हमारे जो व्यूज हैं वो इस हवाले से चेंज हो जाएंगे जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वहीं पे बात आती है कि जो हमारे मुल्क के, हमारे माशरे के काबिल अफराद हैं, उन्हें भी बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेना चाहिए कि वो लोगों तक आगाही डेवलप करें, वो शऊर उजागर करें कि मेडिकल टेस्ट परफॉर्म कराना कोई ऐसा गैर ज़रूरी काम नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। अच्छा, एक और जानिब डॉक्टर साहब मैं इशारा करना चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से, बिलखसूस जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके हवाले से भी ये कहा जाता है कि नहीं इस कंडीशन में आपने मेडिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं कराने, बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना। अगर उनको जो है वो किसी खास मसले के जो है वो पेश नज़र अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करने का बार बार कहा जाता है, या फिर ये कहा जाता है एक लैब से नहीं दूसरी लैब से, दूसरी लैब से नहीं तीसरी लैब से इसको बार बार परफॉर्म करें, तो वहाँ भी घर वाले उनको ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करवाने देते, या यूँ कहा जाता है कि ये रेडिएशन जो हैं ये बच्चे के लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह हो सकती हैं, या फिर आने वाले टाइम में आप कोई ना कोई इसके आफ्टर इफेक्ट्स फेस कर सकते हैं।
इसको भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, इसके पीछे कितना मिथ है, कितने इसमें हकीकत है, और कितना ज़रूरी है कि हामला ख़वातीन भी ये तमाम तर टेस्ट परफॉर्म करवाएं। देखें जी, जो लंबे अरसे तक जिंदा रहना या लॉन्गेविटी इन लाइफ, ये इंसान की हमेशा अजल से इंसान की जो है ना वो ख्वाहिश रही है। और इस वक्त जो हम्म। जितनी भी जदीद जो चीज़ें हमारी तशखीस की मद में, सर्जरीज की मद में, या हमारे पास मुख्तलिफ जो तरीका इलाज है उनकी मद में जो हमारे पास इस वक्त हमारे सामने है, तो इस वजह से नो डाउट जो दुनिया के अंदर मॉर्बिडिटी रेशियो है वो कम हुई है, मोर्टेलिटी रेशियो कम हुई है लोगों के। और इसी तरह जो पहले अगर बच्चा पैदा करने वाली पहले अगर 47 माएँ मर जाती थी 1000 में से, तो अब उसकी रेशो इस वक्त पाकिस्तान में 27 है। और विल यू बिलीव कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेशो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, 27। यानी कि जो 1 लाख केसेस में से 27 बच्चे अभी भी 10,000 केसेस में से 27 बच्चे अभी भी अमवात होते हैं, हालांकि दुनिया तो इस वक्त 2 3 4 पे चली गई है। सेकेंडली, सही जब सही सही। प्रेगनेंसी का जो एक अमल चल रहा होता है उसमें चूंकि वो नर्चर टाइम होता है, तो वहां पे लाजमी होती हैं काफी सारी चीजें तशखीस करना। उसमें चूंकि एक जिंदगी की 2 जिंदगियों का सवाल होता है, माँ का भी और बच्चे का भी। यकीनन। तीसरी चीज, अगर अननेसेसरी तौर पे कोई भी डॉक्टर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में और फेडरल में भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल वर्किंग हैं जी, और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, आपका खैबर सही। केपी की हेल्थ रेगुलेशन अथॉरिटी है, फिर इसी तरह इस्लामाबाद के हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। तो आप इनको एक्सेस करें, आप इन फोरम्स को, चूंकि ये लोग इस इन इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारे टैक्सेस से ही तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके टैक्सेस से तनख्वाहें ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप बिल्कुल ऐसे उनको ही। इंगेज करें, उनको इन्वॉल्व करें, और हमारे मेडिकल फील्ड में मौजूद ऐसी काली भेड़ें कि जिन जो लोगों को डिस्करेज करती हैं एक अच्छा इलाज करवाने से, एक अच्छी ट्रीटमेंट करवाने से, आप उनकी निशानदेही करें। अच्छे बुरे हर सही। फील्ड में मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स के अंदर भी जो है वो आपको फरिश्ते भी मिलेंगे और यहाँ पे कसाई भी मिलेंगे। अब आपने मसला क्या है, या तो ये है कि फिर आप पूरे मुल्क से डॉक्टर्स, आप पूरे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको या तो खत्म कर दें, या फिर इसका दूसरा हल ये है कि इसमें मौजूद जो गलत लोग हैं उनकी निशानदेही करके गलत काम से उनको रोका जाए और अच्छे सही। काम की तरफ उनको जो है बिल्कुल। मजबूर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। ये जो बेसिक हमारे आज के इस टॉपिक को रखने का, इंतखाब करने का भी मकसद है, वो यही है कि मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करवाने से हमारे यहाँ बहुत नर्वसनेस है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, डर जाते हैं, या फिर इसकी अगर दूसरी साइड को देखा जाए तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते कि वो इनको परफॉर्म करवाएं और फिर मेडिकेशन की जानिब जाएं। एक दफ़ा डॉक्टर के पास विजिट किया, उससे सारे प्रिस्क्रिप्शन ले ली, उसके बाद मेडिसिन तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मज़ीद अखराजात जो है वो हमारे सामने आ गए। तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई पैकेजेस वगैरह या कोई ऐसी डील्स वगैरह आई हैं इन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो टेस्ट परफॉर्म करवा सके हों, उनको थोड़ी सी लीनियंसी दे दी जाए, या फिर कुछ डिस्काउंट वगैरह उनको मिलते हों? अच्छा, बदकिस्मती से हाँ, इस वक्त जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो निगलेक्टेड है वो डायग्नोस्टिक फील्ड है। और बिलखसूस जो सेहत सहूलत प्रोग्राम बड़ा एक बड़े लेवल पे जो लॉन्च किया गया है उसमें भी अभी तक स्टिल जो है डायग्नोसिस को जो है वो इग्नोर किया गया है। तो इस बिल्कुल हवाले ऐसे ही। से देखें, कम्युनिटी लेवल पे भी हमें अप्रोच करना चाहिए। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको भी खसूसन जो है ना मुख्तलिफ एरियाज में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाना उनका काम है, मुख्तलिफ तशखीसें करना है, मुख्तलिफ डेज को जो सामने रखते हुए, जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, फिर भी कंट्रोल के लिए हमारे पास, हमारी सरकार के पास बहुत ज़्यादा फंड आता है। तो सरकारी लेवल पे जो खसूसन ये मुख्तलिफ कंट्रोल करने वाली जो हमारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, फिर पर्टिकुलरली फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, तो इनको बिलखसूस जो है वो बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मुलाजमत को नौकरी समझें और नौकरी करके हम अपने घर बिल्कुल। वापस चले जाएं और महीने के एंड पे हम तनख्वाहें लें, तो ये बड़े छोटे स्मार्ट किस्म के जी कैंप्स जो है वो आराम से हम अरेंज कर सकते हैं। कोई हमारे पास इस तरह कोई सोर्सेज की कमी नहीं है, और ऑलरेडी और मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि पिछले साल HIV कंट्रोल प्रोग्राम की
हज़ारों किट्स जो थी वो फेंकी गई हैं दरियाओं में, और हज़ारों किस्म की जो हुँ, हेपेटाइटिस की जो थी वो इन्होंने ज़ाया कर दी हैं समंदरों में। और शायद अगर वो ये हुँ, आम तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कि जी, वो जो हमने एक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, या वो जो ये कानून हमने बनाए हुए हैं फ्रेवलेस किस्म के, उस विशियस हुँ, साइकिल के अंदर हम अपने आप को उस विशियस साइकिल से बाहर ही नहीं लाना चाह रहे। तो ऐसे ही। आप देखें, कोई ना कोई तो स्टेप लेगा ना। अब एक हुँ, शख्स जो है वो 300 किलोमीटर से दूर जब हजारों लाखों रुपए भर के एक बड़े शहर या टर्शियरी केयर में आके अपना इलाज करवाता है, उस हुँ, वक्त हुँ, वो कर पाएगा कि जब वो उसकी अलामात इस हद तक पहुंच जाएगी कि अब बस वो लाचार है, तो फिर भी तो वो पैसे हुँ, अपने कर लेते हैं, अरेंज भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। तो वाई नॉट के उन्हीं ऐसे ही। लोगों को हम सब्सिडाइज्ड रेट पे लोकल लेवल पे हम इनिशियल लेवल पे ही हम उनकी डायग्नोसिस करें, स्क्रीनिंग करें, और इनिशियल तो इससे ना बर्डन हुँ, जो पेशेंट्स का बर्डन है वो भी कम होगा, लॉन्गेविटी भी आएगी ठीक। आपकी। हुँ, जो आम सोसाइटी है उसके अंदर इस किस्म की इन्फेक्शियस डिजीजेस वो भी नहीं बढ़ेंगी। इस वक्त पाकिस्तान के हुँ, अंदर हुँ, टीबी के हालात देख लें, खुदा न खास्ता आप एचआईवी हुँ, के हालात देख लें। पाकिस्तान इस वक्त अफ्रीका के सही। बाद हम सबसे ज्यादा एचआईवी फैलाने वाला मुल्क बनते जा रहे हैं। अगर हुँ, अगर खुदा न खास्ता ये चीजें इसी तरह पोलियो में हमें देख लें, तो ये अगर चीजें खुदा न जी। खास्ता इसी तरह होती रहीं तो वो वक्त दूर नहीं कि जब मेडिकल बुनियादों पे पूरी दुनिया हमसे नाता तोड़ दे। हुँ। एक अब अच्छा अभी हमने डॉक्टर साहब एक जो जानिब मैं और इशारा करना चाहूँगी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। हम ये कहते हैं कि अगर फ़लाँ लेबॉरेटरी से ये टेस्ट ₹200 का हो रहा है लेट्स सपोज़, लेकिन एक ब्रांडेड जो है वो लैब इसको ₹2000 का कर रही है, तो हम जो है वो 2000 की तरफ जाएँगे, 200 की तरफ नहीं जाएँगे कि वहाँ पे शायद कम कीमत का हो रहा है, तो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएँगे। ये जो रिज़ल्ट्स में उतार-चढ़ाव है या फिर हमारी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा-सा इसको भी सॉर्ट आउट कीजिएगा। क्या इक्विपमेंट का फ़र्क होता है, रिजल्ट्स का फ़र्क होता है, या फिर महज शोशाही है कि वो उसकी वजह से एक इंसान 200 कराने में जो टेस्ट 200 में करा सकता है वो 2000 रुपये में कराने के लिए मजबूर हो जाता है? लेकिन जी इस हवाले से तो अब जाहिर सी बात है, जो 200 रुपए में कर रहा है वो भी तो अपने एक्सपेंडिचर मीट कर रहे हैं, और जो 2000 में कर रहे हैं वो भी एक्सपेंडिचर मीट कर रहे हैं। अब अगर एक जो हम्म। डायग्नोस्टिक सर्विसेज वाले जो है वो उन्होंने एक छोटी मार्केट में अगर शॉप ली हुई है कि जहाँ पे उनका 25,000 रुपये किराया है, एज कम्पेयर टू दैट कि हम्म। जिसने मेन मार्केट में दुकान ली है और वो 2 लाख रुपए किराया दे रहा है, तो उसने फिर 2 लाख के सही। हिसाब से ही आपसे चार्ज करने हैं। पहली बात। हम्म। दूसरी बात, जब उतार चढ़ाव की बात है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब किट्स बनाती हैं तो वो उस वक्त उसमें रेफरेंस रेंजेस और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं, जो एनालिटिकल जो पैरामीटर होते हैं, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, वो सेट करके वहां से भिजवा। हम्म। तो हमारे पास जो सबसे हम्म। बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि लोगों को चूंकि इस चीज़ का इल्म नहीं होता, वो सादा लोग हैं जी, तो वो एक इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये आपने भी इशारा किया, मैं इसको भी इन डिटेल जानना चाह रही थी कि ये जो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि फ़लाँ लेबॉरेटरी का टेस्ट ही हम अप्रूव करेंगे या वहाँ के रिजल्ट ही हम मानते हैं, इसके अलावा आप किसी लैब में नहीं जा सकते, तो हमें ये बताइएगा क्या इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए और एक आम आदमी का मसला हो, तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन हो सकता है? जी, इसमें हर हॉस्पिटल की पॉलिसीज भी मौजूद हैं, और इसमें डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिए भी जाते हैं। और इसमें बिलखसूस आपको जो है मरीज है, मरीज को इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करना चाहिए, ड्यूटी डीएमएस के पास जाना चाहिए, एमएस के पास जाना चाहिए। हम्म। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे डीसी ऑफिस है, इवन दो कि अगर जो डिप्टी कमिश्नर होता है किसी भी ज़िले का, उसके पास भी अथॉरिटी है कि वो इस तरह के जो हम्म। लोग अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास नैब की कोर्ट्स हैं। हम नैब की कोर्ट्स में अगर खुदा न खास्ता कोई इतने बड़े लेवल पे चला जाता है कि अल्लाह ना करे कि एक डॉक्टर की जिद की वजह से आप किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो जन आप हम्म। नैब में जा सकते हैं, आप अदालत में जा सकते हैं। तो ये तो जब तक हम खुद एक स्टैंड नहीं लेंगे जी, और जब तक हम खुद एक उसकी तरफ नहीं जाएंगे, अच्छाई हम खुद नहीं हम्म। चाहेंगे अपने माशरे में, तो कोई किसी बाहर के किसी बंदे ने आके हमें बेहतर नहीं करना। हमने खुद अपने आप को बिल्कुल बेहतर। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपसे जानना चाह रही थी
कि हम ये देखते हैं कि हमें प्राइवेट लैब का रुख क्यों करना पड़ता है, जब गवर्नमेंट लेवल पे तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तमाम तर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर भी हम प्राइवेट लैब्स में क्यों जाके इतनी भारी अमाउंट पे करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर कोई एमआरआई है, सीटी स्कैन है या इस तरह के बड़े लेवल के टेस्ट हैं और एक इंसान इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना चाहता है, तो वहाँ 2-2 महीने, 3-3 महीने या अमूमी तौर पर 6 महीने बाद की भी डेट दी जाती है कि अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मशीन ख़राब है, अभी मशीन ठीक होने में टाइम लगेगा, अभी मरीजों की लंबी लाइन है। इसमें भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये किसका काम है? जी हुमा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया। और हमारा सबसे बड़ा जो मुआशरे का इस वक्त इशू है ना, वो भी यही है कि हमारे यहाँ ना सब्र नहीं है। और हम्म। जहाँ तक आपने जिन टेस्टों का आपने नाम लिया, तो नो डाउट के इसी मुल्क में जी आपको बड़ी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती हैं। और आने वाले टाइम में इसी तरह जो नई नई हमारे पास टेक्निक्स हमारे डॉक्टर जो बनाते हैं या उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तहकीक करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। और मैक्सिमम जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो हम अपने मुल्क में ही जी। हम प्रोवाइड करें। और दुनिया में तो इस वक्त अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में इस वक्त जो है जी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो अपनी मेडिकल सर्विसेज की बुनियाद पे काफ़ी सारा जो है वो अर्न कर रहा है, मईशत को अर्न कर रहा है। और इसी तरह अगर दुनिया में आप देखें, दुनिया के जो वेल नोन हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो लीडिंग इस वक्त डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान के डॉक्टर हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ से ब्रेन ड्रेनेज हो रही है। ब्रेन ड्रेनेज इसी वजह से हो रही है कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा। तो उनको इनकरेज हमें करना बिल्कुल। चाहिए। हम मेडिकल की बेसिस पे अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस मुल्क है चूंकि एक मुआशी मसाइल इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो अगर हम साथ के अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे जो रेवेन्यू इस वक्त वो जनरेट उन्होंने किया है 2022 में और 21 में, तो उसकी स्टैटिस्टिक्स जो पिछले साल की मेडिकल सर्विसेज थी, और पूरी दुनिया के लोग इस वक्त आते हैं वहाँ पे सर्विसेज लेने, तो वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं अगर हमें वो माहौल प्रोवाइड किया जाए। और वो माहौल तभी आ सकता है कि जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के सोसाइटी के लिए काम करेंगे जी। यकीनन ऐसा ही है। हमें प्रोग्राम की अपनी वाइंडिंग अप की जानिब बढ़ना है, तो मैं अब आपसे यही जानना चाहूंगी कि ओवरऑल आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में क्या मैसेज देना चाहेंगे शऊर और आगाही के हवाले से, और साथ ही साथ गवर्नमेंट लेवल पर हम इन फैसिलिटीज को मजीद बेहतर बना सकें, तो फिर इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने मैसेज में इसको कंक्लूड कीजिएगा। देखें जी, जो हमें जिंदगी है अल्लाह ताला ने हमें एक ही बार दी है। और हमसे इस जिंदगी के हवाले से पूछगछ होनी है, जिस तरह बाकी हवाले से पूछगछ होनी है। और सही। हमें अल्लाह ताला हमें से हर एक की ख्वाहिश है कि हम लंबा जीना चाहते हैं। लेकिन आइडियल लाइफ जो होती है वो हमेशा होती है हैप्पीएस्ट लॉन्ग लाइफ। हमारी जो लंबी बिल्कुल जिंदगी ऐसे है ही वो है। खुश व खुर्रम वाली है। तो हमेशा जो है ना बिल्कुल जी, ऐसे हमें ही है। अपनी जिंदगी, लंबी जिंदगी की तो दुआ करनी चाहिए, प्लस इसके साथ हमें जो है खुश व खुर्रम जिंदगी के लिए एफर्ट करनी चाहिए। और जहाँ बिल्कुल, ये एफर्ट सरकार तभी हो से है, सकती है जब सरकार हम से वेले हमारी होंगे। ये बड़ी उम्मीद है अच्छी कि मैसेज आपने पब्लिक दिया जो जी। है ना, सरकार से जो मेरी है ठीक है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया एक अदा करना चाहेंगे। बहुत कुछ सीखने का आपसे मौका मिला है। इंशाल्लाह जो है वो अपने आने वाले प्रोग्राम्स में मजीद आगाही के ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने मेडिकल टेस्ट क्यों परफॉर्म करवाए जाते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, इनके हवाले से आगाही डेवलप करना कितना अहम है, इस पर भी हमने रोशनी डाली। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।